फ्रेंड्स, पिछले 3-4 दिन से जो लगातार तेजी का वातावरण बना था उस पर आज ब्रेक लग गया और आज गिरावट हुई। इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। जैसे कि आपको पता ही होगा, बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी। जैसे ही रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, लगातार हमारा बाजार गिरा, सारे इंटरनेशनल बाजार गिरे। करीब 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई। लेकिन बाद में जब हमारा बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करने लगा तो कम से कम 4,000 पॉइंट की बड़ी रिकवरी हो गई और 4,000 पॉइंट की जो रिकवरी थी ये कम समय में हुई, इसीलिए यहाँ पे आज हमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन अभी भी जो बाजार के सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव बने हुए हैं। क्या क्या बाजार के लिए पॉजिटिव बातें और क्या निगेटिव बातें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और कल बाजार कैसा रह सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। एक और खबर निकल कर आई है, रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से हमें एक बड़ा बेनिफिट हो रहा है। क्या है वो बेनिफिट, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ में आगे की क्या संभावना बन रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले कई दिनों से एफआई का रुझान बाजार की तरफ निगेटिव था, लेकिन उसमें अब चेंजेस आने लगा है, जो एक बड़ा इशारा है कि अब बाजार में तेजी की संभावना लंबी चल सकती है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, कल US फेड की मीटिंग होगी, उसके बाद में आगे बाजार अपनी दिशा तय करेगा। वैसे उसके पहले फिलहाल इंडियन मार्केट में तो पॉजिटिव सिग्नल बने हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखें तो निगेटिव वातावरण बना हुआ है। आज के कारोबार की अगर बात करें तो BSE सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी 56,663 पर, तेजी के साथ में शुरुआत की, लेकिन हाई में चला गया था सिर्फ मामूली 56,720 के, लेकिन फिर लो जो बना वो है 55,418 का। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, यानी 1,000 पॉइंट की ऊपर के लेवल से गिरावट हो गई थी। लेकिन अंत में 55,776 पर क्लोजिंग रही। 709 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली, यानी 1.26% गिरा BSE सेंसेक्स। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन फिर भी बाजार ने अपने आप को थोड़ा सा रिकवर किया है। लेकिन अभी भी बाजार में इतने डरने वाली बात नहीं है। आज गिरावट हर सेक्टर में थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 1.23% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.93% की गिरावट थी। निफ्टी 100 में 1.19% की गिरावट हुई। निफ्टी 200 में 1.15% की गिरावट। निफ्टी 500 में 1.10% की गिरावट। निफ्टी मिड कैप 50 में 0.85% की गिरावट। निफ्टी मिड कैप 100 में 0.87% की गिरावट। निफ्टी स्मॉल कैप 100 1.41% की बड़ी गिरावट हुई और इंडिया VX आज 4.09% अप पर था। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.80% की गिरावट। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 1.29% की गिरावट और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.83% की गिरावट। निफ्टी मिड स्मॉल 400 में 0.81% की गिरावट। तो बाजार में जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो थी आज निफ्टी स्मॉल कैप 50 में। तो छोटे शेयरों की आज काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई। अलग अलग सेक्टरल इंडेक्स को चेक करें तो निफ्टी बैंक में आज 0.82% की गिरावट थी, लेकिन निफ्टी ऑटो में आज हमें 0.57% की तेजी देखने को मिली और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 0.98% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी FMCG सेक्टर फिर से आज 0.17% की तेजी के साथ पॉजिटिव रहा। निफ्टी IT में बड़ी गिरावट रही, करीब 2.5% की, और निफ्टी मीडिया में भी 2.30% की गिरावट। लेकिन बाजार का सबसे बड़ा लूजर रहा वो निफ्टी मेटल, जहाँ पे 4.07% की भयंकर गिरावट हुई। निफ्टी फार्मा में 0.25% की गिरावट हुई। निफ्टी PSU बैंक में 0.99% की गिरावट हुई और निफ्टी प्राइवेट बैंक में करीब 1% की गिरावट और निफ्टी रियल्टी में 0.30% की गिरावट। तो ओवरऑल आप देखो कि बाजार को गिराने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो था निफ्टी मेटल का और IT का। ये दो सेक्टर ही ज़्यादा गिरे, इसकी वजह से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इस बाजार के बीच में जो बाजार के विनर निकले वो है टाटा कंज्यूमर। बड़ी गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे हमें करीब 3.65% की तेजी के साथ 748 की प्राइस देखने को मिली। M&M 2.42% की तेजी के साथ में 761 की प्राइस देखने को मिली। श्री सीमेंट 22,800 पर था, जहाँ पे 1.96% की तेजी देखने को मिली। सिप्ला 1,068 की प्राइस पर 1.85% की हमने तेजी देखी। मारुति सुजुकी में 7,420 पर 1.41% की तेजी देखने को मिली। जैसे कि कल भी देखा होगा आपने, मारुति सुजुकी पॉजिटिव था, तो ये विनर थे। लेकिन जो लूजर थे उसमें हिंदाल्को इंडस्ट्री, जो काफ़ी समय से गिर रहा है, 559 पर 5.26% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील में 1,233 की प्राइस पर 4.88% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। ONGC 163 पर 4.69% की गिरावट, काफ़ी समय से लगातार गिर रहा है। कोल इंडिया 172 पर 4.13% की गिरावट और JSW स्टील में 641 की प्राइस पर 3.56% की गिरावट। तो ये बड़े लूजर थे बाजार के। अब इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी 32,945 के स्तर पर।
मामूली सी तेजी, यानी कहने के लिए 0.032% की मामूली सी तेजी थी। और S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 4173 के स्तर पर 0.74% की तेजी गिरावट। नेस्डैक की बात करें तो 2.04% की बड़ी गिरावट हुई। रजल 2000 इंडेक्स में 1.92% की बड़ी गिरावट थी और XY में 2.27% की बड़ी गिरावट। तो सारे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट थी और इसका असर हमारे बाजार में भी थोड़ा देखने को मिला। यहाँ पे जो अच्छी खबर निकल के आ रही है वो है FI की तरफ से। जैसे कि आपको पता है पिछले कई समय से FI लगातार सेलर बने होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आंकड़े बदलने लगे हैं। अगर आप देखोगे तो 8 मार्च को इन्होंने 1029 US मिलियन डॉलर का माल बेचा। 9 मार्च को उन्होंने अपनी सेलिंग और कम की, 949 US मिलियन डॉलर माल ही बेचा और 10 मार्च को वो घटकर 582 US मिलियन डॉलर हो गया और 11 मार्च आते थे तो ये पॉजिटिव हो गया आंकड़ा, यानी 97.84 US मिलियन डॉलर का माल उन्होंने खरीदा। 14 मार्च को 172 US मिलियन डॉलर का माल बेचा। तो अब आप देख लो ये आंकड़ा धीरे धीरे जो कम हो रहा है, ये हमारे बाजार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। यानी FI धीरे धीरे खरीदार होने लगे, उनको समझ में आ गया कि बाजार में जो करेक्शन आना था वो आ चुका है, अब यहाँ से खरीदारी करनी है। तो जल्द ही FI यहाँ से आपको बड़े खरीदार होते हुए दिखाई देंगे और तब फिर बाजार में हमें पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना थम चुकी है और आज जो गिरावट है उसके पीछे वजह ये है कि कम समय में 3 से 4 दिन में कम से कम 4000 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी हुई थी और इसीलिए वजह लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। अगर DI की बात करें तो 8 मार्च को उन्होंने 6489 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया था। 9 मार्च को 3275 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 10 मार्च को उनकी खरीदारी कम थी, यानी 945 करोड़ रुपीज़ का ही इन्वेस्टमेंट किया। 11 मार्च को उन्होंने 1686 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 14 मार्च को 1098 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पे DI ने अब थोड़े से हाथ खींचने शुरू किए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि FI सामने खरीदार बन गए तो बाजार को बैलेंस मिल जाएगा और यहाँ से बाजार आगे जा सकता है। एक और अच्छी खबर निकल कर आई है, गोल्ड की प्राइस फिर से नीचे आने लगी है, काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो चुकी है। अब 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 53,250 पर प्राइस है, यानी ये जो 55,000 के ऊपर स्तर चला गया था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे आ गई। ये शांति की बात है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा अगर होता है कि जब गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है तो सारा जो इन्वेस्टमेंट मार्केट का वो गोल्ड की तरफ चला जाता है। अब फिलहाल वहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा बल्कि बाजार में ही रहेगा। यहाँ पे FI की खरीदारी भी शुरू हो गई है। ये बाजार के लिए बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर डॉलर के सामने इंडियन रुपीज़ देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है। फिलहाल प्राइस 76.45 पर है, जो अभी बनी हुई है ऊपर हाई लेवल से। सबसे अच्छी जो खबर निकल कर आई है वो है ऑयल सेक्टर से। ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस देखें तो 98.75 पर आ गई है, यानी यहाँ पर 6.84% की बड़ी गिरावट है और ये 100 के नीचे आ गया। तो ये बहुत बड़ी एक राहत है। जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रही थी उसमें अब ब्रेक लगा है। तो आने वाले समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ने की जो संभावना बन रही है उसमें थोड़ा सा हमें अब मामला थोड़ा शांत होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में बाजार को कुछ पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो आज मार पड़ी वो पेटीएम के स्टॉक को पड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त गिरा है। 595 की प्राइस आ चुकी है और इशू प्राइस से फिलहाल ये 72% डाउन हो चुका है। लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है। एक बड़ी और यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है, ओरेगन पब्लिक एम्प्लॉयज रिटायरमेंट सिस्टम ने ओपन मार्केट के ट्रांजैक्शन से चीनी कंपनी धामपुर शुगर मिल्स में 4,62,371 इक्विटी शेयर खरीद लिए और इसकी प्राइस है जो इन्होंने शेयर खरीदे वो है 492.28 रुपीज़ पर शेयर। तो 492 रुपये के हिसाब से इन्होंने शेयर खरीदे ओपन मार्केट से। तो आप ध्यान दे सकते हैं धामपुर शुगर मिल में। यहाँ पे रूस से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज 20वां दिन है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। इसके बीच में कई बार बातचीत हो चुकी है दोनों के बीच में, लेकिन अभी भी युद्ध खत्म करने के ऊपर कोई भी समझौता नहीं हो पा रहा है और ये जो युद्ध है लंबा खींच रहा है। यहाँ के बीच में अमेरिका की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। उनका कहना है कि रूस के पास अब सिर्फ 10 दिन का ही गोला बारूद बचा है। तो ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। जिस तरह से इतना बड़ा रूस है और अमेरिका का कहना है कि उनका गोला बारूद खत्म होने को आया, अब सिर्फ 10 दिन का बचा है। और यहाँ पे कल इंटरनेशनल अदालत में कल इसका फैसला भी होगा। ये पूरा मामला इंटरनेशनल अदालत में गया है। और बाजार के लिए एक और खबर बड़ी निकल के कल आएगी। कल 16 मार्च US फेड की भी मीटिंग होगी। उसमें अगर ब्याज दर बहुत तेज़ी से बढ़ा दी जाती है तो फिर यहाँ पे बाजार निगेटिव रिएक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हमें वेट एंड वॉच कल का करना होगा। इंडिया के लिए रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है ये फ़ायदे का सौदा साबित हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा गेहूँ के निर्यात में रूस नंबर 1 है पूरे विश्व के अंदर और इसके उत्पादन में ये तीसरे नंबर पे है। गेहूं के उत्पादन में चीन सबसे ऊपर है, सेकंड भारत है और तीसरा नंबर रूस का आता है। लेकिन निर्यात करने में रूस सबसे आगे है और अब जब रूस के ऊपर प्रतिबंध लग चुके तो रूस अपने गेहूं निर्यात नहीं कर पाएगा। तो अब इसका मौका मिलेगा इंडिया को, चाइना को। और हमारे यहाँ पे जो गेहूँ गोदामों में सड़ जाते थे अब वो गेहूँ बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। वैसे प्राइस बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी, ये भी बात है। तो लगातार प्राइस बढ़ रही है गेहूँ की, तो किसानों के लिए भी फ़ायदा है।
लेकिन हमें भी गेहूँ महंगा खरीदना पड़ेगा, ये बात भी है। लेकिन ओवरऑल इस युद्ध ने द्वार खोले हैं गेहूँ के एक्सपोर्ट के इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत सारे तंजानिया के साथ में बातचीत हो रही है, इंडिया अपने गेहूँ एक्सपोर्ट करेगा तंजानिया। तो ओवरऑल बाजार के लिए वातावरण तो पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि एफआई फिर से लगातार खरीदार बनने लगे हैं और गोल्ड की प्राइस नीचे आने लगी है, क्रूड ऑयल प्राइस नीचे आने लगी। तो ऐसे में पॉजिटिव सिग्नल है, यहाँ पे आपको खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। भले बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट हो, लेकिन ये मौका है जब आप खरीदारी शुरू करें। अब एक बार हम निफ्टी 50 के लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो फिलहाल निफ्टी 50 16,663 पर है। अब यहाँ से अगर गिरावट होती है तो जो पहला सपोर्ट है वो है 15,948 का, ये टूटता है तो फिर 15,267 का स्तर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर भी अगर नहीं रुकता बाजार तो फिर 14,862 का स्तर देखने को मिलेगा। ये बड़ी गिरावट के बीच में ही हो सकता है, वरना ऐसे संभावना नहीं है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो 17,034 का, इसको ब्रेक किया तो फिर 17,438 का स्तर देखने को मिलेगा। यहाँ तक निफ्टी 50 पहुँच गया तो फिर 18,120 का स्तर देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना दो, देख लो आप निफ्टी 50 18,000 को क्रॉस करने को तैयार है। तो ऐसे में आपको वैल्यूएबल बाइंग शुरू कर देनी चाहिए और ज़्यादा करके आपको इस समय अच्छे वाले लार्ज कैप काफ़ी फेयर प्राइस में मिल रहे हैं, उनमें आपको निवेश शुरू कर देना चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर में अगर आप चाहें तो एसबीआई में इस समय बहुत ही शानदार स्टॉक लग रहा है, आप निवेश कर सकते हैं। और इस समय आपको एक और ध्यान रखना है, जब बाजार में लगातार गिरावट हुई, बाजार जिस तरह से टूट रहा था, उस समय आईटीसी लगातार बढ़ रहा था। और ये आईटीसी की जो उल्टी जो विपरीत दिशा की तरफ से जो बढ़ने की जो संभावना है, वही एक मजबूती है कि ऐसी गिरावट में हमें आईटीसी में दाव लगाना चाहिए। हो सकता है इस तेज़ी में वो आईटीसी भागे, काफ़ी समय से बहुत डाउन था तो हो सकता है। और टाटा पावर में आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।